एक और बड़ा कॉमन इशू जो हम देखते हैं कि जब भी किसी किस्म की सर्जरी होती है, ऑपरेशन कोई होता है, तो जब मरीज़ डिस्चार्ज होके घर जाता है तो उसके ज़ख्म के हवाले से बहुत परेशानी होती है। बहुत से लोग आके मशवरे दे रहे होते हैं कि ज़ख्म की हैंडलिंग कैसे करनी है। बहुत से लोग खुराक के हवाले से बता रहे होते हैं, बहुत से लोग डरा रहे होते हैं कि फलाँ चीज़ खाएँगे तो जो है ज़ख्म ख़राब हो जाता है। स्पेशली जो है मैंने देखा है कि ख़ैर सर आपका एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह इस हवाले से ज़्यादा होगा बेहतर आप हमें गाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है हमारे मुआशरे में दूध को लेकर बड़ा वो कहते हैं कि अगर खुदा न ख़ास्ता किसी सर्जरी के बाद अगर मरीज़ दूध पिए तो ज़ख्म ख़राब होता है। नमक को लेकर भी इसी तरह की बातें हैं कि नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़ख्म से पीप निकलेगा, पानी बहता है। और ख़ास तौर से जो भेड़ का गोश्त है, उस हवाले से भी जो है लोगों में मिसकंसेप्शन पाई जाती है, अगर खाते हैं तो ज़ख्म ख़राब होता है। सर आप काइंडली हमें मेडिकल पॉइंट व्यू से इस हवाले से गाइड करें कि क्या-क्या ऐसी खुराक हैं जिनके खाने से ज़ख्म में ख़राबी आ सकती है? और कौन-सी ऐसी खुराक है जिनके खाने से ज़ख्म बेहतर हो सकता है? जी, इसमें पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है, बॉडी का मेटाबॉलिज़्म उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक कैटाबॉलिज़्म है, एक एनाबॉलिज़्म है। कैटाबॉलिज़्म का मतलब है कि चीज़ें जल रही हैं, वो बहुत खत्म हो फ़ास्ट रही हैं तेज़ी से और एनाबॉलिज़्म ये है कि चीज़ें आप बिल्ड कर रहे हैं। बन रही हैं। तो ये जो सर्जरी है ना ये कैटाबॉलिक स्टेट है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें पहले तो ये है कि मरीज़ को कोई न कोई बीमारी होती है जिसकी बिल्कुल। वजह से सर्जरी होती है, वो खुद एक कैटाबॉलिक स्टेट है। ऊपर से सर्जरी का अपना स्ट्रेस है, एनेस्थीसिया का अपना स्ट्रेस है, तो ये सारे मिलके नेट कैटाबॉलिक स्टेट में मरीज़ होता है। एनर्जी ओवरऑल ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही रिक्वायर्ड होती होती है, है। बिल्कुल। तो अगर इस सिचुएशन में अगर हम उसका खाना-पीना बंद कर देंगे, तो उसका और भी बुरा हाल हो डिज़ास्टर है जाएगा, ये तो बिल्कुल। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि खुराक बंद करना, परहेज़ करना। हाँ, अगर कोई डायबिटिक है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, डॉक्टर ने उसे मना किया तो वो अलग जगह है। लेकिन लोग जो परहेज़ कराते हैं उससे मरीज़ का नुकसान नहीं होता, फ़ायदा कोई नहीं फ़ायदा नहीं होता। होता। पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है जी, जिस मरीज़ की सर्जरी हुई है उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। बिल्कुल, दूसरी बात ये दूध के साथ जो मिसकंसेप्शन है वो शायद इस वजह से कि पीप का कलर थोड़ा दूध से मिलता है, ऐसे ही वरना दूध तो प्रोटीन है, बिल्कुल, उससे तो आपको जब जल्दी कैट ज़ख्म भरना बिल्कुल चाहिए। कैटाबॉलिक स्टेट में तो आपको चाहिए ही प्रोटीन होता है, ऐसे ही है। आपकी खुराक में प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो दूध तो बहुत अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात आपने प्रोटीन डाइट ज़्यादा रखनी है, तो प्रोटीन आपका जो कॉमन है वो गोश्त है, हर बिल्कुल, किस्म का गोश्त है, ठीक है? उसके अलावा अंडा है, दूध है, ये प्रो अगर आप कहें कि यार अगर कौन-सी खुराक है जो कम करनी चाहिए? तो मैं कहूँगा कि अगर कम करना है तो आप कार्बोहाइड्रेट कम करें। बिल्कुल। आप चावल कम करें, आप आलू कम करें, आप चीनी वाली चीज़ें कम करें। रोटी ओवरऑल कम जी, खाएँ, बिल्कुल। उससे क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट इन्फ्लेमेशन को थोड़ा बढ़ा देता है। बढ़ाती हैं, तो बिल्कुल, इस वजह से हो सकता है कि वो आपके ज़ख्म को ख़राब होने में थोड़ी-सी हेल्प कर रही हो। लेकिन बाकी खुराक खुराक तो उसको ज़्यादा देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो परहेज़ करते हैं डॉक्टर के कहने के बावजूद, वो उनका ज़ख्म लेट हील होता है। तो ऑपरेशन के बाद अगर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन है जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना किया है तो वो अलग है, वरना आम ऑपरेशंस के बाद खुराक बेहतर करने की ज़रूरत होती है, अंडा देने की ज़रूरत होती है, गोश्त देने की ज़रूरत होती है और दूध देने की ज़रूरत है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे कॉमन है कि जो हम सूप देते हैं, तो सूप बज़ात खुद तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होती। न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं उसमें होते नहीं हैं। होता, उसमें तो सिर्फ़ ज़ायक़ा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मरीज़ जल्दी ठीक हो तो सूप घर वाले पिएँ और गोश्त जो है ना और जो वो मरीज़ को खिलाया मरीज़ को जाए। खिलाएँ। तो दूसरा जो आपने नमक वाली बात की है, तो मेरा नहीं ख़्याल नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से हाँ, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ तो हो सकते हैं, लेकिन ज़ख्म की हीलिंग में उसका कोई ख़ास रोल नहीं है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हाई प्रोटीन डाइट होगी जिसमें गोश्त, अंडा, दालें वग़ैरह शामिल हैं, वो जितना ज़्यादा देंगे उतनी जल्दी जो है ज़ख्म की हीलिंग होगी और जल्दी ज़ख्म भरेगा। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। अच्छा दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर हमारी सर्जरी होने के बाद जो है मरीज़ मरीज़ से ज़्यादा अटेंडेंट्स जो है ना जिस चीज़ की फ़िक्र कर रहे होते हैं कि कब मरीज़ को जो है ना खाना खिलाएँ, जिसे हम एनपीओ कहते हैं। जी, एनपीओ बिल्कुल। ब्रेक कब करनी है, जी। कितनी देर? डेफ़िनेटली एक पर्टिकुलर सर्जरीज़ पे डिपेंडेंट है कि किस टाइप की सर्जरी हुई है, तो उसके बाद जो है एनपीओ कितना प्रोलॉन्ग होना चाहिए, ये सर्जन बेहतर बता सकता है। लेकिन जो आम सर्जरीज़ होती हैं, जिस तरह अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई
या पित्ते की सर्जरी हो गई, तो जो कॉमन सर्जरीज़ होती तो इनमें कितनी देर के लिए जो है खुराक या पानी की बंदिश होनी चाहिए सर्जरी के बाद? पहले तो ये कंसेप्ट था कि कम से कम 6 घंटे तक आप उसको कुछ खिलाएँ-पिलाएँ नहीं। लेकिन अभी जो एनहांस रिकवरी सिस्टम है, उसमें तो कहते हैं कि यार पेशेंट जब मुकम्मल तौर पे होश में आ जाए और वो एक दफ़ा बेड से उतर के चल सके, तो उसके बाद उसका एनपीओ ब्रेक कर देना चाहिए, उसको सही, कुछ न कुछ लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए। अगर वो टॉलरेट कर लेता है, तो उसके बाद उसको बेशक आप कुछ खिला दें। तो 6 घंटे के बाद तो बेशक आप किसी भी मरीज़ को कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन उससे जी, पहले भी आप खिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट के अटेंडेंट जो है ना वो समझते हों, ये ना हो कि पेशेंट उल्टियाँ कर रहे हो और वो बार-बार खिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप मरीज़ मुकम्मल होश में होश में आया आ जाए और वो इस काबिल हो कि अपनी टाँग पे खड़ा हो सके, उसके बाद आप बेशक उसको कुछ खिला सकते हैं। क्या चीज़ खिलानी चाहिए सर? अक्सर हमने देखा है कि जब भी सर्जरी होती है तो फर्स्ट जो एनपीओ ब्रेक करते हैं वो क्लियर लिक्विड से कहवा वगैरह से शुरू करते हैं या कोई बिस्किट वगैरह से शुरू करते हैं। तो आइडियली कौन-सी ऐसी चीज़ सबसे पहले देनी चाहिए? आइडियली तो सबसे पहले लिक्विड देने चाहिए, आप पानी दे सकते हैं और उसके बाद आप कहवा बेशक दे सकते हैं, ठीक है? अगर वो लिक्विड टॉलरेट कर रहे हैं तो उसके बाद आप सॉलिड में कुछ भी दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं। अगर वो भी टॉलरेट करे उसके बाद तो वो नॉर्मल डाइट खा सकते हैं। सर एक और बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो मैंने देखी है सर्जिकल पेशेंट्स में पोस्ट ऑप्स जब पेशेंट्स जो है ना रिकवरी हो जाती है सर्जरी के बाद तो मैंने देखा है कि खुराक में ना लोग बंद खिला रहे होते हैं, डबल रोटी खिला रहे होते हैं। तो और उनका ये ख़्याल होता है कि ये नरम होती हैं तो ईज़िली अब्ज़ॉर्ब होती है, डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो हम बिल्कुल ही गलत एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं जी कि जो बन है या डबल रोटी है वो सॉफ्ट डाइट है। आपको पता है कि उसमें फाइबर नहीं है, बिल्कुल, वो तो सबसे हार्ड डाइट है। बिल्कुल ऐसे ही, कम से कम 6 घंटे तक वो स्टमक में ठहरती है, उसके ऐसे ही। बाद भी वो आपको पता है कि नॉन फाइबर डाइट जो है ना जिस्म से निकलते निकलते काफ़ी टाइम लगाती है। तो जो हमें लगता है कि जो सॉफ्ट डाइट बन है या डबल रोटी ऐसा नहीं है। सॉफ्ट डाइट फाइबर डाइट होती है। आप घर की चपाती जो अ, बगैर चने में बगैर जो आटा चने होता है। उसकी उसको वो सॉफ्ट डाइट होता है। उसके अलावा आप फ्रूट खिला सकते हैं। आप उसको चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, आप कस्टर्ड दे सकते हैं। इनसे आप स्टार्ट करें। उसके बाद मोस्टली सर्जिकल पेशेंट को किसी परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का परहेज़ है, अगर वो डायबिटिक है तो डायबिटीज़ का सर्जरी के बाद अलग से कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो हम घर जाके जो उसको एक्स्ट्रा परहेज़ करा रहे होते हैं ना, उससे उसको नुकसान ही हो रहा हो तो फ़ायदा कोई नहीं होता। सर्जरी से पहले जो है, जो इलेक्टिव सर्जरीज़ होती हैं, इमरजेंसी सर्जरीज़ के अलावा जो इलेक्टिव सर्जरीज़ होती हैं, उसमें खाना-पीना बंद कर देते होते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि हमारे पेशेंट्स को यूजुअली हम रात के 12 बजे के बाद से कहते हैं कि कुछ ना खाएँ। तो क्या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो जिसके बाद कुछ नहीं लेना चाहिए? सर्जरी अगर होनी है तो कितनी देर पहले से खाना-पीना बंद होना चाहिए? सॉलिड फूड के लिए तो 6 आवर्स है, सॉलिड फूड के लिए। सॉलिड फूड में दूध भी शामिल हो जाता है क्योंकि वो भी प्रोटीन है, वो भी काफ़ी बिल्कुल, देर तक स्टमक में ठहरती है। बाकी जो क्लियर लिक्विड है वो तो आप 3 आवर्स तक भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हॉस्पिटल में भी जब बहुत छोटे बच्चे जिनकी हमने सुबह सर्जरी करनी होती है, तो हम उनको सुबह फजर तक कहते हैं कि इनको दूध कुछ ना पिलाएँ। कुछ पी लें, उसके बाद से क्योंकि वो 6-6 घंटे तक भूख बर्दाश्त नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पेशेंट, तो उसमें भी हम क्या करते हैं जी हम उनको क्लियर लिक्विड पे रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रिवर्सल करनी है, उसमें तो 3-3 दिन तक हमने उनको बाउल प्रेप करनी है, तो उसमें हम क्लियर फ्रूट देते हैं क्योंकि क्लियर फ्रूट जो है ना 3 घंटे में स्टमक से नीचे चली नीचे चल जाती है। जाता लेकिन इसमें भी ज़रूरी है कि एनेस्थेटिस्ट जो है ना वो ऑन बोर्ड हो, उसको पता हो कि यार इस पेशेंट ने है। इतनी 3 देर घंटे पहले पहले, क्या 2 खाएँ? घंटे पहले क्लियर फ्लूइड लिया क्योंकि उसमें भी नुकसान के चांसेस होते हैं। अच्छा सर एक और मिसकॉन्सेप्शन जो हमारे जो है हमारे पर्टिकुलर एरिया पहाड़ी इलाकों में जो मसले हमें देखने को मिलते हैं, वो पेट की कीड़ों के हवाले से हैं। सर आपकी एक सर्जरी भी हमने देखी थी जिसमें बाउल भर-भर के जो है बच्चे के जो है ना गट से वर्म्स कीड़े निकल रहे थे। तो सर वर्म्स के हवाले से आप हमें काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएँ। एक तो बड़ा कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि इस मौसम बहार या एक्चुअली में तो जो हम जो चेरी ब्लॉसम के मौसम टाइम पे ही आपने जो है ना पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। उसके अलावा दवाई सर्दियों में नहीं देनी।
और बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि अगर पेट की कीड़ों की दवाई खानी है, तो साथ में पानी नहीं पीना, कोई मीठा खाना है, तो इस तरह की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं मैंने देखा है। तो पेट के कीड़ों के हवाले से सर इन सब मिसकंसेप्शंस को ज़हन में रखते हुए हमें काइंडली हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि क्या आया इनमें कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हक़ाइक़ हैं या फिर सिर्फ़ मिथ्स हैं जिसको हमारे यहाँ पे फ़ॉलो किया जा रहा है?